आप लोगों ने एक ऐतिहासिक ठगी के बारे में सुना होगा। इंदिरा गांधी की आवाज बनाकर बैंक से कैसे हुई थी 60 लाख रुपए की ठगी। उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और आयरन लेडी भी कहा जाता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने इनसे टक्कर ली थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े इन्होंने कर दिए थे। बांग्लादेश इन्हीं के समय आजाद हुआ था। तो दिन के 11:35 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग शाखा के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा अपने कैबिन में बैठे किसी ग्राहक से बात कर रहे थे। तभी उनके फोन नंबर 45,486 की घंटी बजी। जैसे ही मल्होत्रा ने फोन उठाया, दूसरी छोर से फोन पर कहा गया, प्रधानमंत्री के सचिव पीएन अफसर आपसे बात करेंगे। हाल ही में प्रकाशित किताब द स्कैम दैट शुक आ नेशन में विकास पात्रा और रशीद किदवई लिखते हैं कि थोड़े अंतराल के बाद मल्होत्रा को दूसरी आवाज फोन पर सुनाई दी। मैं प्रधानमंत्री का सचिव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ही गुप्त मिशन के बारे में बात करनी है। भारत की प्रधानमंत्री चाहती हैं कि एक गुप्त काम के लिए 60 लाख रुपए तुरंत उपलब्ध कराया जाए। वो एक शख्स को भेजेंगी, आपको वो रुपए उनके हवाले करने होंगे। मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या ये रुपया किसी चेक या फिर पावती के एवज में दिए जाएंगे। तो जवाब आया, रसीद या चेक आपको बाद में भेज दिए जाएंगे। आप एक गाड़ी में रुपए लेकर फ्री चार्ज पर पहुंच जाइए, क्योंकि ये पैसा वायुसेना में के विमान से बांग्लादेश भेजा जाना है। इसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोड वर्ड तय किया गया। अपने 26 साल के करियर में मल्होत्रा को पहले कभी इस तरह का आदेश नहीं दिया गया था। जैसे ही उन्होंने इस आदेश को पूरा करने में थोड़ी आनाकानी दिखाई, दूसरी छोर पर बात कर रहे व्यक्ति ने कहा, लीजिए आप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से खुद बात कर लीजिए। दूसरी ओर से महिला की आवाज आई, जैसा मेरे सचिव ने आपको बताया, बांग्लादेश में एक जरूरी गुप्त ऑपरेशन के लिए तुरंत 60 लाख रुपए की जरूरत है। इसको भेजने की तुरंत व्यवस्था करिए। मैं अपना एक आदमी अक्सर की बताई हुई जगह पर भेज रही हूँ। आप ये पैसा उसके हवाले कर दीजिए। विकास पात्रा और राशिद किदवई लिखते हैं कि मल्होत्रा ने पूछा, मैं उस शख्स को पहचानूंगा कैसे। इस पर महिला ने जवाब दिया कि वो शख्स आपको कोड वर्ड में बात करेगा और आपसे कहेगा, मैं बांग्लादेश का बाबू हूँ। आपको जवाब देना होगा, मैं बार एट लॉ हूँ। पैसा देने के बाद आप सीधे मेरे घर आइए, आपको इसकी रिसिप्ट दे दी जाएगी। और मल्होत्रा वहां से उठे और सीधे अपने अपने सहायक रामप्रकाश बत्रा के केबिन में पहुंचे। उन्होंने बत्रा से पूछा, इस समय 100 रुपए के कितने बंडल आपके पास हैं। बत्रा ने कैश रजिस्टर पर नजर मारकर कहा, करीब 180 या फिर 190 बंडल, यानी कि करीब 1.8 से आप देखिए 1.9 लाख रुपए। मल्होत्रा ने उनसे तुरंत 60 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद बत्रा ने कैश इंचार्ज हुकूमत राय खन्ना के केबिन में जाकर कहा कि चीफ कैशियर को 60 लाख रुपए की जरूरत है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि मल्होत्रा भी केबिन में दाखिल हो गए। जब खन्ना ने मल्होत्रा से पूछा, इतने रुपयों की जरूरत कैसे आन पड़ी, तो मल्होत्रा ने जवाब दिया, ये एक टॉप सीक्रेट काम है। काम हो जाने के बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद बत्रा और खन्ना ने स्ट्रांग रूम खुलवाकर 60 लाख रुपए का इंतजाम करवाया। ये पैसे एक ट्रक में रखवाकर हेड कैशियर रवेल सिंह के केबिन में लाए गए और टॉप सीक्रेट मिशन की तैयारी। बाद में मल्होत्रा ने इस मामले की जांच के लिए बनाए गए जगन मोहन रेड्डी कमीशन के सामने दी गवाही में कहा, मैंने बगल की बिल्डिंग से बैंक के सिक्योरिटी अफसर एसी सिन्हा को इंटरकॉम पर फोन किया। फोन सहायक सुरक्षा अधिकारी वरुण मित्रा ने उठाया। मैंने मित्रा से कहा कि मुझे एक एम्बेसडर कार दी जाए, क्योंकि मुझे एक टॉप सीक्रेट सरकारी काम पर जाना है। मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं कार खुद ड्राइव करूंगा। और मित्रा ने उन्हें ड्राइवर के बिना कार देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच दो कुली कैश बॉक्स को उस जगह ले आए जहां एक एम्बेसडर कार उनका इंतजार कर रही थी। वहां पर कार के ड्राइवर संतोष कुमार और गार्ड मन बहादुर मौजूद थे। संतोष ने कार की डिक्की खोली और दोनों कुलियों से ने नोटों से भरा ट्रंक उस डिग्गी में रख दिया। बाद में संतोष कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उस ट्रंक का, ये आप देखें, साइज इतना बड़ा था कि डिक्की बंद नहीं हो पा रही थी। संतोष ने अपने बॉस से शिकायत की कि मल्होत्रा बाकायदा उनके हाथ से चाबी छीनकर ड्राइंग शीट पर जा बैठे। उन्होंने गार्ड मन बहादुर को भी अपने साथ नहीं आने दिया।
वेद प्रकाश मल्होत्रा ने बैंक से महज 100 मीटर दूर की फ्री चर्च पर अपनी गाड़ी रोकी। उस समय दोपहर के 12:30 बजे थे और एक लंबे चौड़े गोरे रंग के शख्स जिसने जैतून रंग की टोपी पहन रखी थी उसकी तरफ बढ़कर कहा, मैं बांग्लादेश का बाबू हूँ। क्या? बांग्लादेश का बाबू हूँ। और कहते हैं कि इसमें उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने भी कहा मैं वार एट लॉ हूँ। और उसने कहा चलिए, वो भी एम्बेसडर कार में बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने उससे पूछा, क्या आप कार चलाना जानते हैं? उसने कहा हाँ। तब मैंने उससे कहा कि आप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठिए। मैं कार से उतरकर उसे धक्का देने लगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैं फिर से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मल्होत्रा ने जांच अधिकारियों को बताया कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसे पालम हवाई अड्डे जाना है। मैंने पेशकश की कि मैं उसे पालम तक छोड़ दूंगा, लेकिन उसने कहा कि ये ठीक नहीं होगा। क्या? ठीक नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद उसने पंचशील मार्ग पर एक टैक्सी स्टैंड पर कार रुकवाकर कहा कि मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगा, आप सीधे प्रधानमंत्री निवास पर चले जाइए, वो आपसे 1 बजे मिलेंगे। मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर और बांग्लादेश के बाबू के साथ मिलकर नोटों से भरा ट्रंक टैक्सी में शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने ट्रंक की चाबी उस शख्स को सौंप दी। जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, उसने कहा, मेरा नाम अजीज है, जय बांग्लादेश, जय भारत माता। और हक्सन ने फोन करने से इनकार किया। बाद में बांग्लादेश के बाबू की शिनाख्त रुस्तम सोहराब नागरवाला के नाम से हुई, जो सेना के एक पूर्व कैप्टन थे। और मल्होत्रा ने ये अक्लमंदी की, जाने से पहले उसकी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। नंबर का DLT 1622 है। इसके बाद मल्होत्रा ने अपनी कार प्रधानमंत्री निवास की तरफ दौड़ा दी और करीब 12:45 पर वो प्रधानमंत्री के निवास स्थान 1 अकबर रोड के अंदर घुसे। वहां उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री अपने घर पर नहीं है, वो संसद भवन चली गई। उस जमाने में प्रधानमंत्री निवास की सुरक्षा व्यवस्था आज जैसी नहीं होती थी। एक आम आदमी उनके घर के गेट तक जाकर उनकी झलक पा सकता था। और संसद भवन में जब उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने की इच्छा प्रकट की तो उनके निजी सचिव NK सेशन बाहर आए। मल्होत्रा ने सारी घटना सेशन को बताई। सेशन ने सारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। मल्होत्रा ने अक्सर को भी फोन किया, जो उस समय साउथ ब्लॉक में थे। अक्सर तुरंत संसद भवन पहुंचे। मल्होत्रा ने सुबह से उनके साथ जो कुछ घटित हुआ है उसकी सब जानकारी अक्सर को दी। बाद में अक्सर ने रेड्डी कमीशन के सामने कहा, मैंने पूरी कहानी सुनी। मल्होत्रा ने कहा कि वो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन जाएं, इस जालसाजी की रिपोर्ट लिखवाएं। मैंने मल्होत्रा को स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ना तो मैंने कोई टेलीफोन किया और न ही प्रधानमंत्री ने। और रिपोर्ट दर्ज होती ही पुलिस ने नागरवाला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तूफान शुरू किया। नागरवाला की गिरफ्तारी होती। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और उसने रात करीब 9:45 बजे नागरवाला को दिल्ली गेट के पास पारसी धर्मशाला से पकड़ा गया और डिफेंस कॉलोनी में उसके एक मित्र के घर 59,94,300 रुपये बरामद भी कर लिए गए। सिर्फ आप देखते हैं 5700 रुपये कम पाए गए। उसी दिन आधी रात को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टैक्सी स्टैंड से नागरवाला राजेंद्र नगर में एक घर में गया। वहां उसने एक सूटकेस लिया। वहां से वो पुरानी दिल्ली के नेकलसन रोड गया। वहां पर ड्राइवर के ही सामने उसने ट्रंक से निकालकर सारे रुपए सूटकेस में रखे। ड्राइवर को ये राज अपने तक ही सीमित रखने के लिए उसने 500 रुपये टिप भी दी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था। इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं कि जैसी उम्मीद थी कि संसद में इस पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सामने नहीं आ रहे थे। मसलन, क्या इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने वेद प्रकाश मल्होत्रा से बातचीत की थी? अगर नहीं तो उसने इंदिरा गांधी की आवाज कैसे पहचानी? क्या बैंक का कैशियर सिर्फ जुबानी आदेश पर बैंक से इतनी बड़ी रकम निकाल सकता है? और सबसे बड़ी बात एक ही पैसा था किसका? इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव PN हक्सर और निजी सचिव NK सेशन दोनों ने रेड्डी कमीशन को बताया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए कभी सीधे बैंक के संपर्क में नहीं रही। और इंदिरा गांधी ने भी अपने 2 पन्ने के लिखित बयान में कहा कि बैंक में मेरे निजी खाते से जुड़े सारे मामले भी निजी सचिव देखा करते थे। मैंने आज तक बैंक जाकर अपने खातों से पैसा नहीं निकाला। और 27 मई 1971 को नागरवाला ने अदालत में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। शायद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के 3 दिन के अंदर उस पर मुकदमा चला कर उसे सजा भी सुना दी गई। रुस्तम नागरवाला को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 1000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। कौन था ये नागरवाला? नागरवाला के पास मिली कागजों से पता चला कि सेना का ये पूर्व कैप्टन
अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, हिंदी, मराठी, गुजराती भाषाएं बोलना जानता था। और वो एक टूरिस्ट टैक्सी सर्विस चलाया करता था। उसके पास एक पेशेवर ड्राइव लाइसेंस भी था। वो कुछ दिन जापान के शहर नागोया में रहा था, और जहां वो अमेरिकन अमेरिकन कल्चर सेंटर और नागोया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाया करता था। और उसके बायोडाटा में लिखा था कि वो घुड़सवारी कर सकता था, तैराकी में उसे महारत हासिल थी, वो ब्रिज खेलने और भारतीय खाना बनाने का भी शौकीन था। उसके पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई, और उसके दोस्त उसे रूसी कहकर पुकारते थे। नागरवाला ने जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार कश्यप के सामने स्वीकार किया कि उसने ही पीएम हक्सर और इंदिरा गांधी की आवाज में मल्होत्रा से बात की थी। और कश्यप को यकीन ही नहीं हुआ कि एक शख्स एक महिला की आवाज कैसे बना सकता है। प्रकाश पात्रा और राशिद किदवई लिखते हैं कि कश्यप को यकीन दिलाने के लिए नागरवाला ने इंदिरा गांधी की आवाज उन्हें बनाकर सुनाई थी। पुलिस ने तय किया कि मल्होत्रा और नागरवाला की बातचीत फोन पर दोबारा करवाकर उसे रिकॉर्ड किया जाए। नागरवाला को पुलिस स्टेशन पर बैठाया गया। मल्होत्रा को एसपी राजपाल के दफ्तर में बैठाकर ये बातचीत रिकॉर्ड की गई। नागरवाला को इस रिकॉर्डिंग की जानकारी नहीं दी गई। इससे पुलिस अधिकारियों को यकीन हो गया कि नागरवाला में इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करने की क्षमता थी। और नागरवाला ने बताया कि उसे बैंक को ठगने का विचार तब आया जब वो वहां 100 रुपए की नोट का छुट्टा कराने गया था। इस पूरे प्रकरण में उसका कोई साथी नहीं था। नागरवाला ने अदालत में ये कबूल किया कि उसने बांग्लादेश अभियान का बहाना बनाकर मल्होत्रा को बेवकूफ बनाया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया। फैसले के खिलाफ अपील कर दी थी इसने, और उसकी मांग थी कि इस मुकदमे की सुनवाई फिर से हो। लेकिन 26 अक्टूबर 1971 को नागरवाला की ये मांग ठुकरा दी गई थी। इस केस में एक रहस्यमय मोड़ तब आया जब आप देखते हैं कि 20 नवंबर 1971 को इस केस की जांच कर रहे एएसपी डीपी डी के कश्यप की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय भी अपने हनीमून के लिए जा रहे थे। और इस बीच नागरवाला ने उस समय के एक मशहूर साप्ताहिक अखबार करंट के संपादक डीएफ कराका को पत्र लिखकर कहा कि वो उन्हें इंटरव्यू देना चाहते हैं। तभी कराका की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को उनका इंटरव्यू लेने भेजा, लेकिन नागरवाला ने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। सन 1972 फरवरी महीने की शुरुआत में उन्हें तिहाड़ जेल अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उसे 21 फरवरी को जीबी पंत अस्पताल लाया गया। वहां 22 मार्च को उसकी तबीयत खराब हो गई, और 2:15 पर दिल का दौरा पड़ने से नागरवाला की डेथ हो गई, निधन हो गया। और उसी दिन उनका 51वां जन्मदिन था। कई अनसुलझे सवाल। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने नागरवाला की मौत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए जगन मोहन रेड्डी आयोग बनाया, मगर इस जांच में कुछ भी नया निकलकर सामने नहीं आया। सवाल उठते रहे कि अगर इस तरह का भुगतान करना भी था तो बैंक के मैनेजर से संपर्क स्थापित ना करके चीफ कैशियर से क्यों संपर्क किया गया? क्या स्टेट बैंक को बिना वाउचर या फिर चेक इतनी बड़ी रकम देने का अधिकार मिला हुआ है? इंदिरा गांधी की मौत के 2 साल बाद हिंदुस्तान टाइम्स के 11 और 12 नवंबर 1986 के अंक में ये आरोप भी लगाया गया था कि मल्होत्रा रॉ के लिए नहीं बल्कि CIA के लिए काम करते थे, और इसी पूरे प्रकरण का उद्देश्य इंदिरा गांधी को बदनाम करना था। खासतौर से उस समय जब उनकी बांग्लादेश नीति के कारण निक्सन प्रशासन उनसे काफी नाराज था, लेकिन इस आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं पेश किए गए थे। ना तो इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था कि एक बैंक के कैशियर ने बिना किसी दस्तावेज के इतनी बड़ी रकम किसी अनजान शख्स को कैसे सौंप दी। यह रकम आज भले ही बहुत बड़ी नहीं लगती हो, लेकिन उस जमाने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगर आप मुद्रास्फीति को देखते हुए हिसाब लगाएं तो यह रकम तकरीबन 170 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। रेड्डी आयोग ने पुलिस जांच पर उठाए कई सवाल। इस ठगी की ज्यादातर रकम बरामद कर ली गई थी। बाकी के 5,700 रुपये मल्होत्रा ने अपनी जेब से भरे थे, और अंततः बैंक को इससे कोई माली नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इससे उसकी छवि जरूर खराब हुई थी। स्टेट बैंक ने विभागीय जांच के बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया था। इंदिरा गांधी ने रेड्डी कमीशन के सामने दिए अपने बयान में कहा कि वो मल्होत्रा से कभी नहीं मिली। उन्होंने याद किया कि जब गृह मंत्री चरण सिंह ने संसद में आरोप लगाया कि बैंक से बर्खास्तगी के बाद मल्होत्रा को मारुति फैक्ट्री में नौकरी दी गई, उन्होंने इस बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और पाया कि मल्होत्रा का मारुति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। 23 अक्टूबर 1978 को दी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में रेड्डी कमीशन ने दिल्ली पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाए थे, और उनके अनुसार जांच के कई पहलुओं की अनदेखी की गई। इस मामले में पुलिस जांच के उस नियम का पालन नहीं किया गया जब तक किसी को पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाती वो संदिग्ध बना रहता है।
कमीशन ने पाया कि इस मामले में एफआईआर जांच शुरू होने की बात दर्ज की गई। उसे पुलिस ने खुद ड्रॉप्ट किया वो पैसा बरामद होने के बाद। नांगरवाला ने अपने बयान में दावा किया था कि वायुसेना का एक विमान उसका इंतजार कर रहा था ताकि पैसे को बांग्लादेश पहुंचाया जा सके, लेकिन इस बात की आगे जांच नहीं की गई। न्यायमूर्ति रेड्डी ने अपने निष्कर्ष में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सोवियत समझौते पर चर्चिल की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला भी एक पहेली है जिसके रहस्यों से पर्दा उठाया नहीं जा सका। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है इस तरह की ठगी की। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।